कक्षा 6 पाठ 12 महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोहा स्तंभ भारतीय शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी लोहे स्तंभ में जंग नहीं लगा है। भारत के शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अमरावती में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। 1200 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप का निर्माण कहीं 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। महाबलीपुरम के एक एकाश्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ऐहोल का दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले बनाया गया था। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों में जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा 100 साल पहले मिली। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तिका लिखी। सुनने वाली गिनती की पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया।
उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखा करके कागज बनाया। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई। 1800 साल पहले ये तकनीक बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। भारत में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। कक्षा 7 पाठ 2। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जब ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार का राष्ट्रकूट काल की कृति है। कदम्ब मयूर शर्मन और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया, जो क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित शब्द वेट्टी यानी जबरन श्रम और कदमाई भू राजस्व, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश की प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कार्यों का वर्णन है। आंध्र, सैंधव सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य। राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में कल्हण ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्ज किया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से ये भिन्न व अक्षर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए एक असाधारण ग्रंथ था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस भारत का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई अल बेरूनी की कृति किताब उल हिंद है। अल बेरूनी ने इस किताब को तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। चाहमान, जो बाद में चौहान कहलाए, वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम में पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ शूधिनी देवी का मंदिर बनवाया।
दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनवाई। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुनमुट्टकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। कावेरी घाटी और दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आए। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। इन सभाओं के निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यों के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। कक्षा 7 पाठ 3 दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दिल्ली में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। दिल्ली में दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। 5 वंशों से मिलकर के दिल्ली की स्थापना बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासन 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तुगलक वंश
1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, सैयद वंश 1414 से 1451, खिजर खां 14 से 14 से 1421, लोधी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोधी 1451 से 1489। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। लेखन कार्य में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था। 13वीं सदी का इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदबिनीर तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। 1240 में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें। गोरीसन शहर किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद तक था। भीतरी प्रदेशों तक उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए बसाए गए। इसका दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिणी भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू है और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत के सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली-ए-कुहना, पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। बेगमपुरी मस्जिद ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह, विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मस्जिद ये अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटनों और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम, नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित जमाली कमाली की मस्जिद। इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगाम कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खलजी और तुगलक शासक
बदगा का इस्तेमाल करते तथा निम्न वर्ग और ऊंचे राजनीतिक पदों पर आश्रित करते थे। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कल्लाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तवाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुख्ती कहे जाते थे। मुख्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। नौकरों के नियमों का सख्ती से पालन खलजी व तुगलकों के समय मुफ्ती से राजस्व का हिसाब राज्य द्वारा नियुक्त लेखा अधिकारी से किया जाता था। इसका ध्यान रखा जाता था कि तय राजस्व वसूले तथा तय सैनिक ही रखे। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया।